नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव, भाजपा पर लगाए कई आरोप। आजमगढ़ के लालगंज में एक निजी कार्यक्रम में शनिवार को दिन में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कोलकाता डॉक्टर के मर्डर के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बचाव करते हुए कहा कि वह खुद एक महिला हैं। महिला का दुख दर्द वह समझती हैं। सीबीआई या जो भी संस्था से जांच करवाने का मामला था उन्होंने करवाया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए। इस घटना को लेकर डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पूरी तरह से राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने मामले को यूपी में हुई घटनाओं से जोड़ते हुए कहा कि सोनभद्र की बेटी के साथ जो हुआ, लखनऊ में दलित महिला ने सीएम कार्यालय में आत्मदाह कर दिया, इस पर भाजपा के लोग नहीं बोल रहे हैं। पत्रकार अगर आवाज उठाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, यही नहीं उसको जेल भी भेज दिया जाता है। भर्ती के मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि अब सरकार पीड़ित बच्चों की सुध लेगी, बच्चों को न्याय मिलेगा। सरकार ने जो भेदभाव किया था उसमें सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने कभी नहीं देखा था। चाहे त्योहार हो या आम दिन, पीड़ित बच्चे लगातार आंदोलन करते रहे। अलग अलग प्रतिनिधि मंडल बनाकर लोगों से मिले, यहाँ तक कि खुद उनसे मिले। अब जाकर उनको न्याय मिला है। वहीं तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया की सरकार बनेगी तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। आजमगढ़ के मामले में उन्होंने दावा किया कि लखनऊ से ज़्यादा विकास यहाँ किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल की सुविधा बढ़ाई जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बना है वहाँ सुविधा बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में कई अस्पताल तो अब खंडहर हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं पहुंच पा रहे। 14 अगस्त को आजमगढ़ के नेहरू हाल में सपा विधायक नफीस अहमद और एक सपा कार्यकर्ता के बीच हुए विवाद पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है। इसके बाद भी अगर आपने यह सवाल पूछा है तो अच्छा किया है। यह हमारे पीढ़ी परिवार का मसला है, घर पर बैठकर हम लोग ठीक कर लेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अपने पत्रकार साथी से कहूँगा, नेताजी ने और आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी सरकार में यहाँ बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना था। समाजवादी सरकार बनी थी, उसको फंड्स दिए गए थे, बजट दिया गया था और कोशिश की गई थी कि पूर्वांचल का और आसपास का अच्छा मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाए। इसके साथ साथ जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी समाजवादी सरकार का दिया हुआ था। मुझे याद है गाजीपुर में जब मैं गया था 100 शैय्या अस्पताल के उद्घाटन में, उस समय हम लोगों ने कहा था कि इसी अस्पताल को आगे बढ़ाएंगे और मेडिकल कॉलेज बनेगा। और पूरे जिले में और आसपास के जिलों में कई अस्पताल दिए, चंदौली में दिया, तो कई जगह मेडिकल कॉलेज दिए थे। सरकार कहने को तो ये कहती है कि मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, वो आजकल आधुनिक खंडर दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर न डॉक्टर्स हैं, न प्रोफेसर्स हैं, न टेक्निकल स्टाफ है, न नर्सेज हैं, न दवाई है, न मशीन है। और अगर मशीन भी है तो चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए ये जो मेडिकल कॉलेज बना है जो इतने बड़े पैमाने पर, उसमें गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपके विधानसभा में वहां भी बड़ा बना था, चल रहा है, और कोविड में काम आया था वो, याद है कि नहीं याद है? और आपका मेडिकल कॉलेज भी, ये मेडिकल कॉलेज अच्छा चल जाए, मेडिकल हॉस्पिटल अच्छा चल जाए तो गरीब जनता को बाहर नहीं भागना पड़ेगा, ना बनारस जाना पड़ेगा, ना दिल्ली लखनऊ जाना पड़ेगा, इलाज नहीं मिल जाएगा। यही प्रयास समाजवादियों का रहेगा। और ये तो मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल बनाए थे पीएससी सीएससी, जो पैरासीटामोल की बात कर रहे हो आप, कई जगह बीमार आता और बताता है बीमारी ये, और दवाई डॉक्टर दे दे दूसरी। तो सोचिए आप, और सरकार दवाई भी नहीं दिला पा रही है। इसीलिए हम अभिषेक राजी का धन्यवाद देंगे कि इन्होंने दादाजी के नाम पर और अपने संसाधन से ये बड़ा प्रयास किया है। यहाँ पर लोगों को इलाज समय पर मिल जाएगा तो उनकी जान बचेगी। एमवाई को हराया है, पीडीए ने मोदी योगी लोगों को दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो है और पीडीए से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हम आने वाले चुनाव से पहले ही गरीबी मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये आंकड़े में क्या बताया था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये लोग सदन में बैठते हैं, ये हमारे मंत्री ओम प्रकाश जी, इनके एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई। पूरा आप निकाल के देख लो, इनके सवाल अगर एक भी जवाब दिया सरकार ने। और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो,
अगर उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो किसान खुशहाल होना चाहिए, नौजवान को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम हो, या कहीं ना कहीं पुल बन रहा हो, कहीं ना कहीं कारखाना लग रहा हो, तब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30% की ग्रोथ रेट चाहिए, और सरकार की अभी 7% भी नहीं है। सोचिए क्या कहती थी सरकार कि इतने लाख करोड़ का निवेश लेकर के आ रहे हैं। किसी उद्योगपति ने निवेश किया हो तो बताओ, आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री लग रही हो तो बता दो, आप मऊ में लग रही हो तो राजीव राजी बता दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बजट क्या रहा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पोट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, क्या बजट दिया होगा उन्होंने, बताइए आप। सबको बिजली भी नहीं मिलती। तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है, या जो हमारे पोट्री वाले लोग हैं, आर्टिशियंस हैं, जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतजाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए और हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम। प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। शासन सरकार राज्य उनके ऊपर अभी जिस तरह से सिद्धारमैया के ऊपर वहाँ के गवर्नर ने जांच के आदेश और मुकदमा खोलने की बात कही, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, गवर्नर जो होते हैं वो दिल्ली के सारे पे चलते हैं। ये बहुत से स्टेटों में ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहां 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनका ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की, उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। अभी जब हाल ही में जब 5वें स्थान पे बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान पे ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से, और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है, तो भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेस वे किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है, हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी, रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। आपको तो समझ लेना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, कई प्रदेशों का चुनाव नहीं करा पा रहे। और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव ही नहीं घोषित हुआ, तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं,
एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। और सोचिए आप, बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है। और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। जिस दिन तालमेल बिगड़ेगा उसी दिन देखोगे आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई देगा। आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर क्या? ये बीजेपी के लोग पेपर आउट का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, पेपर रद्द का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट, ये जो पेपर लीक है इसका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे के एक्सीडेंट। ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। सर, केशव मौर्य के लिए अभी आफत खुला है? नहीं, ये मैंने 5 अगस्त को इस योजना को खत्म कर दिया है। सर, कोलकाता डॉक्टर हड़ताल पे है रेप कांड को लेके, और आपने कहा कि डॉक्टर की ही बात करिए, तो इस पे क्या कहना है आपका? मैं वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं, और जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। और जो एक मुख्यमंत्री रह करके फैसला ले सकता है, ममता बनर्जी जी ने फैसला भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच भी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी सरकार थी, और याद करिए वो पन्ने पलटना आप, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टरों से मिलकर के माहौल खराब करने का काम किया था। घटना दर्दनाक है, जिस तरह से सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन आप खुद सोचिए यूपी में हालत क्या है, सोनभद्र की घटना या अन्य जिलों की घटनाएं मैं कैसे याद दिलाऊं आपको? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर भी है, दिल्ली में भी है। क्या उन्होंने वो सब इंतजाम कर दिए कि बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ कोई घटना ना हो? और अगर हम आंकड़े देखें, ये मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं, हम सरकार में नहीं है, ये आंकड़े तो सरकार के हैं, आप लोग सब गूगल कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आप पे भी दबाव रहता है तो वो आप गूगल नहीं करके आंकड़े बताओगे, लेकिन तब भी हमारे तमाम सब पत्रकार साथी हैं वो ये जानते हैं कि अगर हम आंकड़े निकलवा रहे हैं देश के, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादियों ने जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की है और जो संपन्न बनाने की पॉलिटिक्स है, जो रोजगार दिलाने की पॉलिटिक्स है, नौकरी दिलाने की पॉलिटिक्स है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री लाल किले से ये कहें, हालांकि वो आंकड़े गलत हैं उनके, लेकिन फिर भी अगर हम उनके आंकड़े वो मान लें, जो उन्होंने ये कहा कि आज़ादी के समय पर देश की आबादी 40 करोड़ थी और आज 140 करोड़ हो गई है, तो सोचिए हमारे आपके सामने चुनौतियां कितनी हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के सामने हमें कैसा देश और कैसा समाज बनाना है, वो भी बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने जो बिगाड़ा है सब, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के सब कुछ बिगाड़ दिया, उसको ठीक करने का मौका जनता देगी और 27 में जनता मौका देगी तो आप परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो हमारे साथी पूछ रहे हैं, अगर एक एक करके पूछोगे तो सबका जवाब दे दूंगा मैं। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल में पहली बार आपका आगमन है, पूर्वांचल में झोली भरकर आपको सीट दी, तो पूर्वांचल की जनता के लिए क्या कहना है? मैं पूर्वांचल की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूर्वांचल की जनता जहां राजनीतिक सूझबूझ के साथ फैसला उन्होंने लिया
वहीं पूर्वांचल की जनता से समाजवादियों का बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा है और आजमगढ़ से बेहद भावनात्मक रिश्ता समाजवादियों का हमेशा रहा है। हम पूर्वांचल की जनता को और खासकर पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं, जिस जिम्मेदारी के लिए आपने हमको चुन करके भेजा है, लोकसभा में बैठ करके खड़े होकर के आपके तमाम सवालों पर सरकार को घेरेंगे और आपको न्याय। ये कहा कि सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करें, तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इससे का? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतेगा, समाजवादी पार्टी उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे, जिसमें बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। और अपने किसान भाई और बुनकर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए विशेष योजना ला करके उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करेंगे। आज आप अस्पताल का उद्घाटन ही करने आए हैं जी, लेकिन जनरली अस्पतालों में आज स्ट्राइक चल रही है की घटना को लेके, उस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? मैंने बोल दिया, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ है उसमें क्या बीजेपी कर रही है? या लखनऊ में एक दलित मां ने आत्मदाह कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, तभी आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर झूठा फंसाना, अगर आप पत्रकार हो, आपने तो खुद फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चला देते थे, आप पे मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहाँ भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल के जेल के गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। तो ऐसी भी सूचना है। सर समय पे किसानों को पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिली, क्या कहेंगे? समाजवादी सरकार बनाए किसान भाई लोग। यूपी में जो है आपके गले का गुलाबी गमछा जो ट्रेंड कर रहा है, कुछ पदाधिकारियों ने पूछा इस गमछे का क्या रहस्य है? देखिए, 2 रहस्य बता दो फिर अपनी बात खत्म कर दूं। चुनाव में मुझसे एक ने पूछा कि आप गमछा क्यों पहने हुए हैं ये, और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है उसमें सदरी क्यों पहने हुए। तो मैंने उन साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने? कूलर को देखते होंगे आप, एक जाली लगी रहती है, उसमें पानी डाला जाता है और उसके बाद पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव में जो हवा चलती है उसे ठंडी ठंडी हवा खाता जाता हूँ मैं। और गमछे का राज ये है
कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है और बहुत से साधु संतों का, क्योंकि लाल रंगी बहुत करीब है इसलिए आशीर्वाद है। और फिर ये कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहां आशीर्वाद था वहां धूल धक्कड़ से और पसीने से बचने के लिए गमछा काम आ रहा था। तो अब ये ड्रेस का हिस्सा हो गया है। भैया एक सवाल एक राय जी को और उनकी पूरी टीम को और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने परिवार के दादाजी के नाम पर ये हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जहां गरीब को इलाज के लिए कई बार समय पर अस्पताल नहीं मिलता है और सही समय पर अगर इलाज मिल जाए तो गरीब को कहीं और दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अभिषेक राय जी को बधाई देता हूं। इनके परिवार का योगदान, इनके दादाजी का, पिताजी का समाज के लिए और आसपास की जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और इस परिवार ने वर्षों यहाँ पर लोगों के बीच में रह करके काम किया, सेवा की है, मदद की है। आज उसी तरीके से ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, कम से कम हिम्मत जुटा रहे हैं एक अच्छा अस्पताल खोलने के लिए। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकारों की थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान कहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य एक वेलफेयर स्टेट की प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि प्राइवेट में अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, प्राइवेट में अपने संसाधन लगा करके अच्छा अस्पताल बनाने का प्रयास चल रहा है। और इस प्रयास, इस कोशिश के लिए मैं अभिषेक जी को और उनके पूरे परिवार सहयोगियों को बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथ जो पार्टी के नेता हैं, दाईं तरफ करेली मंत्री जी से लेकर के अभी जो हाल ही में चुनाव जीते हैं हमारे सांसद राजीव राय जी, ओम प्रकाश जी, आदरणीय बलराम यादव जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिलाध्यक्ष हमारे, और हमारे तमाम नेता और सांसद आजमगढ़, यहाँ सभी मौजूद हैं। आज जरूर इस अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अभिषेक जी, जो समाजवादी पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन की तरह पैनलिस्ट हैं, पैनल पे जाते हैं, कई चैनलों पे अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आज जो ये शुरुआत लालगंज में कर रहे हैं, इससे बहुत गरीब जनता को लाभ मिलेगा। समय पे इलाज मिलना ही सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे उम्मीद है कि समय पर इलाज मिलने से न केवल जीवन बचता है बल्कि कई बार गरीब को अपना पूरा संसाधन लगाना पड़ता है, उससे भी बचने का काम होगा। प्रेसिडेंट जीत के बाद पहले एक सवाल है आपसे कि जैसे आपकी पार्टी ने चुनाव में पीडीए का नारा दिया, बुधवार के दिन आप ही की पार्टी के विधायक नफीस अहमद के साथ में आप ही के पार्टी के लोग अभद्रता करते हैं और जब पत्रकार उसको कवरेज करता है तो पत्रकार के साथ में हाथापाई होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार साथी, हालांकि ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ये सवाल पूछा है तो अच्छा किया आपने। ये हमारे पीडीए परिवार का मसला है, घर बैठ करके हम लोग ठीक कर लेंगे। और जो दोनों हैं, दोनों पीडीए हैं। अगर पीडीए का पीडीए से झगड़ा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ नफीस अगर कहीं यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ है नफीस? नहीं तो फिर तुम्हारे माध्यम से फिर न्यूज बन जाएगी। नफीस कहाँ है? चले गए? अभी तो कॉफी पी रहे थे हमारे साथ, बुला लो ने। तो ये हमारा अपना है और पीडीए की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पीडीए में सब लोग हैं और हाल ही में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको याद होगा
जिस तरीके से बच्चे लड़े थे अपनी नौकरी को लेकर के, जो हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया है, सोचो 69,000 अपने आरक्षण को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के कितना वो लड़े हैं। उन्हें कई मौकों पर अपमानित होना पड़ा है। उन्होंने अपने हक के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, सड़क, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो अपने हक के लिए न गए हों। जो नाइंसाफी हुई थी उनके साथ, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूं माननीय न्यायालय के बाद अब उन्हें उनका न्याय मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा। और यही लड़ाई बड़ी थी पीडीए के लिए कि कुछ लोग सत्ता में बैठ करके उनके हकों को छीन रहे हैं। हमें उम्मीद है पीडीए का परिवार और बड़ा होगा। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि पीडीए परिवार को बढ़ाते रहें।